अंशु जी और मनीष जी, दोनों लोगों से छोटा सा सवाल, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका छोटा संक्षिप्त में ही जवाब भी देंगे। क्या आपको लगता है AIM की जब बात करती है, आपके लिए बड़ा खतरा है, आप दोनों पार्टियों के लिए? शुरुआत मनीष जी से मैं करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक जो वो वोट छिटकने की बात अभी रतन मनीष लाल जी ने की। जी प्लीज। जी, कुछ ऐसे उत्तर मेरे छूट जाएंगे जिनका देना बहुत जरूरी था, लेकिन अब वो आपकी क्या व्यवस्था है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने किस वजह से मुझे टोक दिया और मुझे बोलने नहीं दिया। खैर, वो एक बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये कोई यहाँ पर किसी का प्रोफाइल हमें बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई किसी का एजेंडा नहीं चलना है। सुनिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति की बात करता है, किसी एजेंडे पे बात नहीं करता, वो अपनी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पे बात करता है। हमारे पास कोई एजेंडा नहीं, हमारे पास सिर्फ एक एजेंडा है, समतामूलक समाज की स्थापना की बात करना। ये समाजवादियों का उद्देश्य है, हम उसी पर बात करेंगे। आपको चिंता है? देखिए, सभी राजनीतिक दलों को पूरे देश भर में जाकर के राजनीति करने की छूट है, अपनी विचारधारा का विस्तार करने की छूट है, लेकिन कैसे हमारा समाज बचा रहेगा? दलों को अपना वोट बैंक बचाने के लिए भी आगे आना चाहिए। संतोष जी, पूरी बात तो हमारी हो जाने दीजिए। आप तो ऐसे जैसे हम लोग रास्ते पर चल रहे हैं, अब बीच से कोई रास्ता काट दो। अपनी पूरी बात कहें, अपनी बात कहें। संतोष जी, इस बात का हमें भी ध्यान रखना होगा, सभी दलों को ध्यान रखना होगा कि समाज में अब वो मतदाता नहीं है कि बात परसों कही जाती थी और कल पहुंचती थी। अब इस समय जो बोलते हैं वो आधा सेकंड लगता है और मतदाता तक बात पहुंच जाती है। तो हर राजनीतिक दल को ये छूट है कि वो अपने राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करे और जनता तक अपने मुद्दों को, जनता के मुद्दों को जनता तक लेकर के जाए और सरकार से सवाल करे। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को आपने डिफेंड किया है संतोष जी, मुझे दुख है। जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के काम को डिफेंड किया है। मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए और आप 9 सभाओं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 100 सभाएं करने, वो जनता के संतोष जी, वो जनता के आंकड़े भी बता रहे हैं। संतोष जी, 100 सुनिए, मुरादाबाद आपका गढ़ हुआ करता था। 30 सेकंड दे दीजिए, आपका गढ़ हुआ करता था। आप अपने गढ़ में, सुन तो लीजिए, गढ़ में आप ढह गए हैं, आपको लगता नहीं? अरे संतोष जी, आपको समीक्षा नहीं करने की जरूरत है। 30 सेकंड हमें दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। 100 सभा करने वाले मुख्यमंत्री जी के बारे में जान लीजिए कि इन विभागों की हालत सुन लीजिए। जो मुख्यमंत्री 40% अपने विभागों का रकम खर्च करता था, आप अपने काम को बचा रहे हैं, आप अपने काम को बचा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका नेता लोगों तक नहीं पहुंचा, जनता तक नहीं पहुंचा, और दूसरे जो नेता है वो जनसभाएं करते, लोगों से संवाद करते, और जब परिणाम उनके पक्ष में आते, संतोष जी, आप अलग तरीके सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तर्क मत करिए, आप तर्क मत करें। तर्क मैं नहीं कर रहा हूं, सरकार से सवाल कर रहा हूं। और आपका चैनल बहुत देश का सम्मानित चैनल है, सरकार का चैनल है। ये हम सवाल जो पूछ रहे हैं, आप बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं इसीलिए बहुत ही शालीनता से आपसे कह रहा हूं कि आप नए तर्क मत करें। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। सुषमा खरकवाल जी की प्रतिक्रिया आई है लखनऊ से, वो सुन लेते हैं। अब मुझे अपनी बात, धन्यवाद जनता का, धन्यवाद लखनऊ की जनता ने, लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने हमारे इन सब का आवाज, जीत कार्यकर्ताओं की है, और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उनके कार्यों की वजह से जीत। अंशु जी, सवाल वही आपसे जो मनीष जी से था, और बहुत ही शालीनता के साथ यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी यानी कि मेरठ में देखा गया कि बड़ा उसकी पार्टी ने डेंट किया है, क्या आपके लिए भी चिंता का विषय, क्योंकि आपका भी वोट बैंक खिसक रहा है? नहीं, बिल्कुल नुकसान तो होता है। देखिए, मुरादाबाद में हम सेकंड पोजीशन पे हैं, झांसी में सेकंड है, शाहजहांपुर में कांग्रेस सेकंड आई है, सहारनपुर में भी आए। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं अपने विचारधारा का खूब विस्तार करिए, खूब चुनाव लड़िए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो देश के लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनकी भी अधिकारों की रक्षा करना हमारे राजनीतिक दलों की, नेताओं की जिम्मेदारी है। इस सरकार में तानाशाही जो की जा रही सभी जानते हैं, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, तो हम अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी विचारधारा के लिए देश के लोगों का नुकसान कर दें, ये शोभा नहीं देता। कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा 2 पर 2 चुनाव हुआ, बीजेपी और कांग्रेस, जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया। हम चाहते हैं कि आगामी जो भी चुनाव हो, हम आप जितने भी लोग एक लाइक माइंडेड, जो इस देश के संविधान के हित में खड़े हैं, दलितों के अधिकारों के हित में खड़े, महिलाओं के साथ खड़े, एक साथ खड़े हों, चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मात्र 34% वोट मिला था, यानी कि 65% से ज्यादा लोग नाराज हैं। लेकिन जब वोट डिवाइडेशन होता है, चाहे ओवैसी जैसे लोग आते हैं, और ओवैसी जी के बारे में तो सब जानते हैं कि ओवैसी जी जब जब यूपी आते हैं, भाजपा वाले घी के दिए जलाते हैं
क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम आसान कर जाते हैं। ठीक है, तो हम मैं चाहते हैं ठीक एक है। साथ खड़े हों। मैं- अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर हो जाएगी। अंशु जी और मनीष जी, मैं सुबह से एक लाइन का बड़ा इंतजार कर रहा था कि विपक्षी दल काश ये कहे कि नहीं ठीक है, अगर जीत मिली है तो शायद उन्होंने ज्यादा मेहनत की होगी या वो अपने मुद्दों को समझाने में कामयाब रहे होंगे, हम अगली बार प्रयास करेंगे, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। शायद लोकतंत्र में इसकी बड़ी जरूरत है और लोकतंत्र ये कहता भी है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। अखंड जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, चुनाव लड़ना तो राजनीतिक दल का भाई सबसे हार बड़ा स्वीकारना कर्तव्य भी है। बड़े दिल की बात है। जाहिर सी बात है कि ये, लेकिन एक राजनीति का चरित्र हो गया है और राजनीति का ये चरित्र इतनी उदात्तता नहीं दिखाती, उसकी इतनी उदात्तता की आजादी नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, सबका एक और ये अगर मनोविज्ञान भी इसके पीछे कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा कि एक मनोविज्ञान है कि अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को कमजोर मान लेते हैं या मानते हैं कि हमारी इन कमजोरियों की वजह से ही हम चुनाव हार गए, वो बहुत पारदर्शी तरीके से, तो उससे एक वोटर भी नाराज होगा आपकी उन खामियों की तरफ जिनकी तरफ आप इशारा करने से बचते हैं। शायद ये मनोविज्ञान भी काम कर रहा हो, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में यह सही है कि राजनीतिक दलों को मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर आपको, खासतौर पे विपक्ष को, सभी पार्टियों को, विपक्ष की, उन्हें बीजेपी के से कदम ताल नहीं करना, उनसे आगे निकलना है, तो जाहिर सी बात है वो पूरे उस पैटर्न को भी आपको फॉलो करना होगा। लोगों से संवाद करने के साथ साथ आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आपको जो पॉलिटिशियंस की है, अपने पार्टी कार्डर की है, वो भी तैयार करनी होगी। और इससे ज्यादा जो जनता के बीच में मुद्दों को लेके, उन मुद्दों को, उन जमीनी मुद्दों को लेके जिनको आपका सेंट्रल जो आपका लीडरशिप है वो आपकी देती है या फिर स्टेट लीडरशिप आपकी देती है, उसको आप जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचाएं या जमीनी आदमी तक पहुंचाएं, आम मतदाता तक पहुंचाएं। यहां तक पहुंचाने के लिए आपको अनवरत मेहनत करनी होगी। जातीय आंकड़ों के आधार पर एक चीज जिसको हम लोग इस डिबेट से छोड़ रहे हैं, यह पहला चुनाव है जो जातीय जनगणना के आधार पर, या यूं कहा जाए बल्कि जातीय जनगणना नहीं, हम ये कहें कि जो ओबीसी आरक्षण के साथ लड़ा गया। तो इस ओबीसी आरक्षण की बात जो एक डिबेट हुआ करती थी जिस मसले को लेके, अब ओबीसी आरक्षण भी आपके लिए पूरा सामने उसका रिजल्ट आया है। तो अब उसके मुताबिक ये सही है कि इसके बाद आपका समय कम मिला, आपकी तैयारियां उस तरीके से नहीं हो पाई होंगी, लेकिन इसको लेके भी आपको नई तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल। रतन मणि जी, एक आपने कई चुनाव कवर किए हैं, देखे हैं, नजदीक से देखे, इस चुनाव में एक शब्द सुनाई नहीं पड़ा है, वो है ध्रुवीकरण। क्या आपको लगता है ये एक बड़े बदलाव के संकेत है कि पहले अक्सर ये होता है कि ध्रुवीकरण हो गया है वोटों का और एक वोट जो है खास वर्ग का वोट जो है एक तरफ चला गया, क्या आपको लगता है ये एक बड़े बदलाव के संकेत है? देखिए, ये शहरी नगर निकाय जितने हैं, अर्बन लोकल बॉडी, इसमें ध्रुवीकरण बहुत हद तक देखने को नहीं मिला है। हम भूल जाते हैं कि अभी 5 साल पहले ही यही अर्बन चुनाव हुए थे 2017 में, तो उस समय भी इस तरह के नतीजे नहीं आए थे जो कि ध्रुवीकरण दिखाते हो। और तो और उस चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत लगभग उतना ही था जितना इस बार है। जैसे लखनऊ में मैं समझता हूँ 37-38% पोलिंग उस बार भी हुई थी और इस बार भी हुई है। इसके पहले 2017 के भी 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, तो इन अर्बन इलेक्शंस में पोलिंग का परसेंटेज हमेशा कम रहा है, ध्रुवीकरण ना के बराबर होता है और जितने लोग वोट देते हैं उन्हीं के दम पर ही चुनाव का नतीजा निकलता है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, आप ये नहीं कह सकते कि वो जीतने वाले के विरोध में थे, वो चुनाव में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, आप यूँ कहिए। तो उनको विरोधी मान लेना या समर्थक मान लेना, मैं समझता हूँ ये किसी भी एनालिसिस के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता। लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, ये उनकी अपनी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। और उन कम, मैं तो कहता हूं कि अगर 10% भी वोटिंग हुई होती तब भी नतीजा जो आता उसे हमें स्वीकार करना पड़ता, बाकी 90% लोगों को स्वीकार करना पड़ता क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। तो जिन्होंने वोट दिया है, अगर ये उनकी इच्छा है तो ये सब पर लागू होती है, उनके ऊपर भी जिन्होंने वोट नहीं दिया। समय की बेहद कमी है। अंशु जी, लास्ट कमेंट आप सभी से, मैं एक कमेंट, लास्ट कमेंट जरूर लूंगा। अंशु जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। कमियां तलाशी जाएंगी, समीक्षा की जाएगी, चिंतन होगा, मनन होगा, जहां पर कमियां हैं उनकी भरपाई की जाएगी, ऐसी उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल। जहां पर हमारे संगठन के तौर पे कमी रहेगी उसकी समीक्षा होगी और जो भी आवश्यकता होगी उसे मजबूत करेंगे। और उसके साथ में जो विपक्ष की भूमिका हमको 4 नगर निगम में सेकंड पोजीशन में जनता ने दी है, उसे मजबूती से निभाएंगे। इस सरकार को हम जनता के काम करने के लिए मजबूर करेंगे,
इनको सिर्फ झूठ नहीं बोलने देंगे, सिर्फ चैन से सोने नहीं देंगे, इनको काम करना होगा। बिल्कुल, ये विपक्ष की बड़ी भूमिका है, इसका स्वागत भी करना चाहिए सरकार को। मनीष जी, मेहनत को आप बढ़ावा देंगे? आपको लगता है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है, जनता के पास पहुंचने की जरूरत है? 30 सेकंड, 30 सेकंड। नहीं, मैं सिर्फ देखिए, मैं अपना सारा समय आपको दे देता हूं कि आप योगी जी की प्रशंसा में अपना सारा समय खर्च कर दीजिए। मुझे कोई समय आपसे नहीं चाहिए, आप सरकार की प्रशंसा में लगा दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, आपको लगता है कि अगर आप हार रहे हैं, आप रनर अप रहे हैं, पीछे रहे, एक पायदान नीचे, एक पायदान ऊपर बढ़ने के लिए आप कुछ तो सोचेंगे, आपकी पार्टी कुछ तो सोचेगी। देखिए, जब डिबेट को शुरू किया आपने, तभी मैंने ये बात कही थी कि हम नगर निगमों में हारे हैं, हम इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन नगर पालिका के, नगर पंचायत के और जो वार्डों के परिणाम रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कड़ा मुकाबला करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहती थी, क्लीन स्वीप करना चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने रोक दिया, क्लीन स्वीप नहीं करने दिया। ठीक, बिल्कुल। अखंड जी, लास्ट कमेंट। बिल्कुल, और समीक्षा की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, जीत हो या हार, दोनों की समीक्षा होनी चाहिए। कहाँ क्या पहलू छूटा रह गया, इसकी जरूरत तो राजनीतिक दलों को हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी चीज कि इस बार नगर निकाय के चुनाव जो हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव में जो हमने कहा कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर भी हुआ है, तो ये भी एक मसला आपके साथ शामिल हो गया है। आपको रणनीति उसके मुताबिक भी बनानी पड़ेगी। जो पसमंदा मुसलमान को लेकर या मुसलमानों में भी वर्गीकरण की बात जो शुरू हुई है कि उसमें भी वोट बैंक को अलग अलग नजरिए से देखने की शुरुआत हुई है, उसको लेकर भी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी सभी राजनीतिक पार्टियों को। और इसके अलावा जो 2024 का चुनाव है, उसके मद्देनजर आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो तैयार करने की बात मैं लगातार कह रहा हूं, उस पर भी आपको बिल्कुल अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और सुबह से ही हम बात कर रहे हैं कि कौन बनेगा मेयर, लेकिन अब मेयर की जो चेयर है वो फुल हो चुकी है, अब वो वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है। और लगातार हम उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर डीडीयूपी आपके लिए बेहद बेहतरीन तरीके से आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आया, आप फटाफट अंदाज में लेकर आए, विश्वसनीय खबरें लेकर आए, ताकि उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव की हर खबर हम आप तक पहुंचा सके।